तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन कंटेनिंग ड्रग, जिसमें सबसे पहले जिलेटिन एंड केशिन। सो प्रोटीन कंटेनिंग ड्रग है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिलेटिन के बारे में और केसीन के बारे में। तो दोनों जिलेटिन एंड केसीन दोनों जो हैं वो एनिमल प्रोटीन है, मीन्स एनिमल से प्राप्त होते हैं। सो बोथ आर एनिमल डिराइव्ड। तो इसका सोर्स क्या हुआ? एनिमल सोर्स हुए। जिलेटिन जो है वो प्राप्त होता है एनिमल के कोलागेन टिश्यू से। सो इट इज फ्रॉम कोलागेन टिश्यूज, कोलागेन टिश्यूज। जबकि केसीन पाया जाता है मिल्क में, ठीक है। और दोनों प्रोटीन है, यानी केसीन जो है वो मिल्क प्रोटीन हुआ। क्लियर? तो अब देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिलेटिन देख लेते हैं, उसके बाद केसीन देखेंगे। तो जिलेटिन, जिलेटिन जो है सो बायोलॉजी, इसको सबसे पहले इसका सिनोनिम्स, इसको याद रखेंगे, बहुत फेमस सिनोनिम्स है, जीपैट में आ भी चुका है। इसको जेल फोम या प्यूरा जेल कहते हैं। जेल फोम और प्यूरा जेल, जेल फोम और प्यूरा जेल कहते हैं, ठीक है। जेल फोम और प्यूरा जेल। बायोलॉजिकल सोर्स, it is a purified protein, प्यूरिफाइड प्रोटीन, ठीक है। कोलागेन टिश्यू से प्राप्त होते हैं। तो कोलागेन टिश्यू का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जब हम वाटर से करते हैं, तब ये हॉट वाटर से, तब ये हमको उससे जिलेटिन मिलता है। सो इट इज ए प्यूरिफाइड प्रोटीन obtained by partial hydrolysis, obtained by partial hydrolysis of animal collagen, ठीक। एनिमल कोलागेन टिश्यू का जब हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस विथ हॉट वाटर, विथ हॉट वाटर, ठीक है, टेम्परेचर 85 डिग्री सी, ठीक है, तब हमको ये जिलेटिन प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कोलागेन टिश्यू है, कोलागेन टिश्यू है, इसको जब हम वाटर में, ठीक है, 85 डिग्री सी पे, तो इससे हमको जिलेटिन प्राप्त होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोलागेन जो है इसका सोर्स क्या है। तो कोलागेन, देयर इज नो एनी प्लांट सोर्स फॉर कोलागेन, ये प्लांट में नहीं पाया जाता है। इट इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम एनिमल। तो ध्यान रखिएगा, कोलागेन का नो प्लांट सोर्स, ये किसी भी प्लांट से, प्लांट में ये नहीं पाए जाते हैं। सो ओनली एनिमल सोर्स, ओनली एनिमल सोर्स, ठीक, केवल एनिमल में पाए जाते हैं। और एनिमल में ये कोलागेन टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं कहाँ कहाँ? तो ये याद रखेंगे, ये पाए जाते हैं स्किन में, बोन्स में, देन कार्टिलेज में,
कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स में, लिगामेंट्स एंड अदर कार्टिलेजिनस टिश्यूज। तो ये इसके सोर्स हुए, और इसमें भी स्किन और बोन्स जो है इसको मेजर सोर्स माना जाता है। सो दिस कोलागेन इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्किन एंड बोन्स। क्लियर? एक चीज यहां आप ध्यान रखेंगे कि जैसे कि नेल्स हुआ, नेल्स, क्लॉज, हुप्स, हॉर्न, ठीक है, नेल्स नाखून हुआ, क्लॉज हुआ, उसके बाद हुप्स क्या कहते हैं एनिमल का, जिसको खुर बोलते हैं, हॉर्स एनिमल का सिंग जो होता है। तो इस सब में कोलाजन नहीं पाया जाता है। इट इज नॉट द सोर्स ऑफ कोलाजन। ये दीज आर नॉन कोलाजन, दीज आर नॉन कोलाजन टिश्यूज। ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है एक्चुअली ये सब जो है नॉन लिविंग है, ठीक है। सो दीज आर नॉन कोलाजन टिश्यू, इससे नहीं प्राप्त होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, चाहे नेल्स हुए, क्लॉज हुए, हुप्स हुए, हॉर्न्स हुए, तो ये सब आपको लगता है कि ये भी हड्डी है, बोन टाइप का है, तो ये भी इससे भी प्राप्त हो सकता है। तो ये नॉन कोलाजन टिश्यूज हैं, इसमें कोलाजन नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ये इसका सोर्स जिलेटिन का नहीं बनता है। जिलेटिन का मेन सोर्स स्किन बोन्स है। अदर्स ये कार्टिलेज में भी पाए जाते हैं, टेंडन्स में भी पाए जाते हैं, लिगामेंट्स सब में भी पाए जाते हैं। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने बोला कि कोलाजन केवल हमको एनिमल टिश्यू से प्राप्त होता है, और एनिमल में जो मेन एनिमल यूज किया जाता है वो आपको डोमेस्टिक एनिमल, जिलेटिन के प्राप्ति के लिए जो कोलाजन लिया जाता है वो जनरली डोमेस्टिक, पालतू डोमेस्टिक एनिमल से, और उसमें जो मेन है वो पिग, sheep एंड ऑक्स, पिग, sheep एंड ऑक्स, ठीक है। पिग को कहा जाता है, बोटेनिकल नेम है पिग का सस एस्कोफा, सस एस्कोफा, सस एस्कोफा, फैमिली सूडी, फैमिली सूडी, सस एस्कोफा फैमिली सूडी। शिप को कहा जाता है ओवीज एरीज, ओवीज एरीज, और ऑक्स को कहा जाता है बॉस टॉरस, बी यूएस, बस टॉरस। और ये दोनों सीप और ऑक्स का फैमिली एक ही है, बोविडी, बोविडी, ठीक है। तो वुल फैट भी सिप से निकाला जाता है, वहां भी हम पढ़ाए थे, ओवीज एरी, बोविडी। तो सीप और ऑक्स का एक ही फैमिली है, जबकि पिग का फैमिली है सोडी। क्लियर? तो ये तो हो गई आपको सोर्स के बारे में जानकारी। अब इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं पहले। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है बोन्स से देखते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो बोन्स को पहले डिफैटेड एंड डीकैल्सिफाइड, डिफैटेड मीन्स फैट को रिमूव किया जाता है, फिर डीकैल्सिफाइड मीन्स कैल्शियम उससे रिमूव किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बोन्स आर डिफैटेड, डिफैटेड एंड डीकैल्सिफाइड, डीकैल्सिफाइड, ठीक है। तो डीकैल्सिफाइड किया जाता है विथ मिनरल एसिड्स, विथ HCl, मिनरल एसिड्स, और डीफैटेड, फैट को, फैट सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, सो विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन हुआ,
तो ये लिया जाता है। तो फर्स्ट बोन को डिफैटेड एंड डिकैल्सिफाइड कर दिया जाता है, तो इससे हमको क्या प्राप्त हो जाता है, कोलागेन मिल गया। बोन से क्या मिल गया, पहले बोन था उसको डिफैट डिकैल्सिफाइड करके कोलागेन मिल गया। नाउ दिस कोलागेन जो है, इसको फिर क्या जाता है, हीटिंग विथ वाटर, इसको क्या किया जाता है, हीटिंग विथ वाटर, वाटर एट 85 डिग्री सी। मैं पढ़ाया था, सोर्स में बताया था कि बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस विथ हॉट वाटर, तो हीटिंग विथ वाटर एट 85 डिग्री सी पे, तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है, जिलेटिन प्राप्त हो जाता है। तो आ गया, हमको जिलेटिन मिल गया। देन दिस मटेरियल इज ब्लीच्ड, ब्लीच किया जाता है, कंसंट्रेटेड एंड ड्राइड। ठीक है, तो ये हो गया कोलाजन। अब इसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, सो दिस जिलेटिन, अब तो जिलेटिन हमको मिल गया। सो दिस जिलेटिन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स, सीड्स, ग्रेन्यूल्स या पाउडर फॉर्म। इट occurs in it occurs as flax, seeds, granules, granules और पाउडर फॉर्म, कोर्स पाउडर या फाइन पाउडर। ठीक है, और ये कलर जो इसके होते हैं, कलर वो आपको अंबर कलर, अंबर या फेंट येलो, फेंट येलो कलर। ठीक है, अंबर कलर और फेंट येलो। अंबर याद है ना, फॉसिल्स में, रेजिन्स में हम पढ़ाए थे, अंबर इज फॉसिलाइज्ड रेजिन्स। तो ये स्लाइटली येलोइश कलर का होता है अंबर, जो कि समय के साथ, ये तो रेजिनस सेक्रेशन है, फॉसिलाइज्ड रेजिन है, तो समय के साथ ये इतना हार्ड हो जाता है कि देखने में पत्थर जैसा महसूस होता है, और उसी के कारण अंबर का यूज ज्वेलरी प्रिपरेशन में भी होता है। तो वही अंबर कलर एंड येलो कलर। ऑर्डर एंड टेस्ट, टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, स्लाइट होता है, स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी इसका देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, इट इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ध्यान दीजिएगा, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन व्हाइट हॉट वाटर में जो है वो सॉल्युबल होता है। हाँ, एक चीज यहाँ कि कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है, बट इट कैन swells and absorbs 5 to 10% of its water. इनसॉल्युबल कोल्ड वाटर में क्या है, ध्यान दीजिएगा, कोल्ड वाटर में जिलेटिन जो है इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, बट swells मीन्स वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, swells and absorbs 5 to 10% of its weight of water। अपने वेट के 5 से 10% के अबाउट ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, उसी तरह जब हम हॉट वाटर में तो सॉल्युबल है, जब हम हॉट वाटर यूज करते हैं तो ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है, और इसको जब हम कूल करते हैं, आफ्टर कूलिंग, आफ्टर कूलिंग, it forms
जेल, इट फॉर्म्स जेल, ये जेल बनाता है। ठीक है, इसी कारण जिलेटिन का यूज होता है एज ए जेलिंग एजेंट, और इसका जेलिंग स्ट्रेंथ होता है 150, जेलिंग स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ जो कहिए, जेलिंग स्ट्रेंथ इसका होता है वन, ध्यान दीजिएगा, 150 से 250 ग्राम। जेलिंग स्ट्रेंथ जो इसका रहता है 150 से 250 ग्राम। इट इज यूज्ड एज जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट मीन्स क्या होता है, थिकनिंग एजेंट, एज ए थिकनर, किसी प्रिपरेशन को थिक बनाने के लिए, जैसे कि हुआ सूप्स हुआ, ठीक है, उसके बाद सॉसेस हुए, सॉस जो आता है उसको थिक बनाने के लिए जेलिंग एजेंट यूज किया जाता है, मीन्स एज ए थिकनिंग एजेंट, एज ए थिकनर, उसको थिक करता है, विस्कोसिटी उसका बढ़ा देता है। तो सूप्स में, सॉसेस में, पेंट्स में, पेंट जो होते हैं पेंट्स में, ठीक है, रंगाई के लिए, उसके बाद आपको कॉस्मेटिक आइटम में इट इज यूज एज ए जेलिंग एजेंट। ठीक है, अब इसका केमिकल नेचर देखते हैं। प्रिपरेशन हो गया, केमिकल नेचर। तो ध्यान दीजिएगा, दिस जिलेटिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ग्लूटीन। जिलेटिन इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन, किस प्रोटीन का बना होता है, ग्लूटीन। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रखेंगे, यहां से एक तो सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट मैं बोला था कि जेल फॉर्म और प्यूराजेल। सेकेंड कि इसमें कौन सा प्रोटीन रहता है, ग्लूटीन। तो जिलेटिन इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन ग्लूटीन, एंड दिस ग्लूटीन, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, दिस ग्लूटीन हाइड्रोलाइसिस करके, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन किस चीज का बना होता है, अमाइनो एसिड्स का। सो इट कैन हाइड्रोलाइसिस करके क्या देगा, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। सभी अमाइनो एसिड जो बॉन्ड बनाए हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, वो आपको टूट के अमाइनो एसिड में आ जाएंगे। सो मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जिलेटिन के केस में सभी अमाइनो एसिड्स रहते हैं एक्सेप्ट ट्रिप्टोफान, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ट्रिप्टोफान इसमें नहीं रहता है, ट्रिप्टोफान ये अमाइनो। तो यहां से ऑब्जेक्टिव इसका सबसे अच्छा बन रहा है। तो याद रखिएगा, जिलेटिन जो है वो ग्लूटीन प्रोटीन का है, ग्लूटीन प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस करके सभी अमाइनो एसिड रहते हैं एक्सेप्ट ट्रिप्टोफान, यानी इसमें ट्रिप्टोफान नहीं रहता है। और ट्रिप्टोफान क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, दे आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड एब्सेंट है, इसलिए जिलेटिन को इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट प्रोटीन। तो इसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट, मीन्स ये पूरा कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, दिस इज इनकम्प्लीट प्रोटीन। याद रखेंगे जी। जबकि केसिन जो मिल्क वाला आगे हम पढ़ेंगे वो कंप्लीट प्रोटीन है, उसमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। जबकि इसमें बोन वाले जो प्रोटीन है जिलेटिन, इसमें ट्रिप्टोफान नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे, इसमें ट्रिप्टोफान एब्सेंट रहता है, और चूंकि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है तो यही एब्सेंट है, इसलिए इस प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन नहीं माना जाता है। क्लियर। अब इसका यूज देखिए, यूज देखिए जिलेटिन का। तो जिलेटिन का यूज होता है, सबसे पहले इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैप्सूल सेल्स।
in manufacture of capsule cell। कैप्सूल सेल, कैप्सूल तो देखे होंगे ना, तो कैप्सूल जिसमें जो ऊपर से बाहर से जो आपको सेल दिखाए उसी को सेल कहते हैं, उसके अंदर दवा रहती है। तो बाहरी जो उसका है लेयर, वही कैप्सूल सेल जो है वो जिलेटिन का ही बना होता है। ठीक है, और जिलेटिन किससे बनते हैं? एनिमल सोर्स है, ध्यान दीजिएगा। सो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैप्सूल सेल। ठीक है, तो कैप्सूल का सेल जिलेटिन का ही बना होता है। उसके बाद ये चीज ध्यान दीजिएगा, एज ए बैक्टीरियोलॉजिकल, it is used as a bacteriological culture media। सो बैक्टीरियल कल्चरल मीडिया में भी जिलेटिन का यूज होता है। उसके बाद इसका यूज एज ए वेहिकल फॉर सर्टेन इंजेक्शन। सर्टेन इंजेक्शंस में ये एज ए वेहिकल के रूप में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन के लिए, हेपेरिन, हिपेरिन, या इसको कहते हैं पीट किट मेंस्ट्रम, मेंस्ट्रम। ठीक है, तो हेपेरिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, तो इसके लिए वेहिकल का भी काम करता है। उसके बाद एज ए जेलिंग एजेंट इन, जेलिंग एजेंट बता ही चुका हूं। जेलिंग एजेंट मीन्स थिकनिंग एजेंट, थिकनर। और जैसे कि सॉस हुआ, सोप्स हुआ, ठीक है, उसके बाद पेंट्स हुए, कॉस्मेटिक्स हुए, कॉस्मेटिक्स, और वेरियस मेडिकेशंस में एज ए थिकनिंग एजेंट यूज किया जाता है। उसके बाद एज ए कोटिंग एजेंट एंड बाइंडिंग एजेंट इन टैबलेट्स, एज ए कोटिंग एजेंट एंड बाइंडिंग, बाइंडिंग एजेंट इन टैबलेट्स के टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में एज ए कोटिंग एंड बाइंडिंग एजेंट। उसके बाद इसका यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडिबल जिलेटिन, एडिबल जिलेटिन। तो हम लोग जानते हैं कि जिलेटिन जो है वो एक कंप्लीट प्रोटीन है, यानी इसमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। सो इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एडिबल जिलेटिन। ठीक है, वो, और ये एडिबल जिलेटिन जो है वो पॉर्क से बनाया जाता है, फ्रॉम पॉर्क, पॉर्क इन यूएस में। ठीक है, यूएस वाले जो हैं तो इसका एडिबल जिलेटिन का यूज करते हैं। और ये कहां से प्राप्त होता है? पॉर्क, पॉर्क मीन्स सुगर, सुअर जिसको बोलते हैं, सॉरी। तो ये तो इसका यूज हो गया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो इसको ऑन हीटिंग, जब इसको हीट किया जाता है, ऑन हीटिंग जिलेटिन को, जिलेटिन ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम, इट गिव्स, इट, ऐसे लिख देते हैं, ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम अमोनिया इज एवॉल्व, अमोनिया NH3 इज एवॉल्व। जब इसको सोडा लाइम से हिट किया जाता है
तो अमोनिया इवॉल्व होता है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो प्रोटीन का बना है, प्रोटीन अमीनो एसिड का है, तो अमीनो एसिड में तो नाइट्रोजन होता ही होता है। जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का क्या होता है? RCH NH2COOH। तो अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, सो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन व्हेन हीटेड विथ सोडा लाइम ड्यू टू द इवॉल्वेशन ऑफ अमोनिया। तो ये हो गए। हाँ, एक चीज और बता दूं, हालांकि ये इसमें नहीं है लेकिन सुटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे। ये जिलेटिन जो है वो टू टाइप्स का जिलेटिन, एक आपको टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए प्रिपेयर किया जाता है बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और टाइप बी बाय बेसिक हाइड्रोलाइसिस, मीन्स अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जीपैट में यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि ए बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये ए रिप्रेजेंट करता है कि दिस टाइप ऑफ जिलेटिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिडिक hydrolysis, whereas type B indicating it is prepared by alkaline or basic hydrolysis। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आ जाइए केसीन। तो केसीन जो है वो मिल्क प्रोटीन है। तो बायोलॉजिकल सोर्स देखता हूं, तो इट इज ए फॉस्फोप्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, फॉस्फोप्रोटीन यानी ये डिराइव्ड प्रोटीन है जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होते हैं। तो इट इज ए, कह सकते हैं कि इज द प्रिंसिपल फॉस्फोप्रोटीन। मेजर कंस्टिट्यूएंट मिल्क का है, मेजर मिल्क प्रोटीन इज केसीन। तो इट इज ए फॉस्फोप्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूट 3% ऑफ मिल्क। मिल्क में 3% जो है वो केसीन प्रोटीन पाए जाते हैं एंड 80% ऑफ टोटल प्रोटीन इन मिल्क। मिल्क में जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं, टोटल प्रोटीन मिल्क में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा 3.5%। मिल्क में प्रोटीन कंटेंट जो है वो 3.5% रहता है, और इस 3.5% में 80% जो है वो केसीन होता है। ठीक है, और टोटल मिल्क का केवल 3%। ठीक है, 3.5 का 80% और टोटल मिल्क का 3%। क्लियर ना, नो कंफ्यूजन। तो मिल्क की हम लोग जहां तक बात करते हैं, तो मिल्क में क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा कि मिल्क में नियरली अराउंड 87%, 87% तो वाटर ही रहते हैं। मिल्क में 87% वाटर रहते हैं, ओनली नियरली 13% जो है वो सॉलिड कंटेंट रहते हैं, सॉलिड कंटेंट। ठीक है, ओनली 13%। और इस 13% में जो है वो आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो आपको नियरली 4.8%। उसके बाद फैट्स पाया जाता है, वो आपको 4.5%। उसके बाद प्रोटीन्स पाया जाता है,
वो नियरली 3.5%। और उसके बाद जो है विटामिन एंड मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो नियरली 0.7%। आई बात समझ में? तो प्रोटीन कितना? ओनली 3.5%। इसमें से टोटल प्रोटीन 3.5% है, तो 3% केसीन है। और रिमेनिंग इस प्रोटीन में, मिल्क प्रोटीन में ध्यान दीजिएगा, मिल्क प्रोटीन में जो है वो कितना पाया जाता है? 3.5%। और इसमें केसीन जो है, कैसीन, ये पाया जाता है 3%। ठीक है। और रिमेनिंग जो बचा वो पाया जाता है वे प्रोटीन, वे प्रोटीन, वे प्रोटीन। ठीक है। केसीन आपको 3% और ये 0.5%। तो यानी ये बनाते हैं इसका मिल्क प्रोटीन का 80% ये हुए, और ये 20%। मिल्क के प्रोटीन का टोटल यदि इस दोनों को देखें तो ये 80% और ये वे प्रोटीन ओनली 20%। ये हो गए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मिल्क जो है वो, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन जब पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा जानकारी रख लीजिए। मिल्क इज नॉट ए गुड सोर्स फॉर, मिल्क, याद रखेंगे, मिल्क इज नॉट ए गुड सोर्स, मिल्क, मिल्क को गुड सोर्स नहीं माना जाता है ऑफ किसका? याद रखेंगे, विटामिन सी एंड आयरन। मिल्क में हालांकि ये दोनों पाए जाते हैं लेकिन निग्लिजिबल अमाउंट में, तो इसको, मिल्क को विटामिन सी या आयरन का गुड सोर्स नहीं माना जाता है। पहली बात, यदि कोई आदमी ये सोच के मिल्क पीता है कि दूध पीते हैं खून बनेगा, तो खून नहीं बनता है। मिल्क में आयरन नेग्लिजिबल अमाउंट में रहते हैं। तो ये मिल्क में, हाँ, कैल्शियम, फास्फोरस, ये मिल्क में पाए जाते हैं जो कि आपके बोन्स के लिए अच्छे हैं। ठीक है। लेकिन मिल्क में अदर विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे कि B1, B2, B12, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन ये विटामिन सी जो है वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में रहते हैं। वैसे ही आयरन भी नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है। और ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। विटामिन सी इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो मिल्क में तो ये दोनों रहते ही नहीं है। तो आयरन एक तो कम मात्रा में रहता है, विटामिन सी भी कम है, तो क्या एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा बेचारे का? अपने जब ये कम है तो दूसरे को क्या देगा? ठीक है। तो और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आयुर्वेदा में मेंशन किया गया है कि मिल्क जो है वो आपको केले के साथ मिल्क नहीं लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, केला के साथ मिल्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बनाना, बनाना क्या है? बनाना, बनाना इज ए रिच सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का सोर्स है। बनाना जो है वो आयरन का सोर्स है। और मिल्क जो है वो डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। मिल्क जो है वो डिक्रीजेज आयरन एब्जॉर्प्शन, means it milk interferes with the absorption of iron. That's why it should not take along with the banana. कभी भी आप मिल्क शेक, बनाना शेक पीते हैं, खुश रहते हैं, नहीं, गलत। मत पीजिए बनाना मिल्क के साथ। बनाना आपको खाना ही है तो आधा घंटा रुक के खाइए, एक साथ नहीं लीजिए, नहीं तो आपका बनाना भी कोई काम का नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये तो हो गए बायोलॉजिकल सोर्स। आइए देखते हैं इसको, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो केसी, इट इज सेपरेटेड,
separated from milk by acid precipitation by acid precipitation or by adding rainy by acid precipitation और by adding रेनिन के द्वारा इसको मिल्क से सेपरेट किया जाता है। अब इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लें। डिस्क्रिप्शन तो केसीन जो है ये एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड है। इट इज एमोर्फस सॉलिड, हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। इट इज स्टेबल इन ड्राई, ड्राई कंडीशन में तो स्टेबल इन ड्राई कंडीशन में तो स्टेबल होता है, लेकिन मॉइस्ट कंडीशन में मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान दीजिए जिलेटिन भी मॉइस्ट ड्राई कंडीशन में स्टेबल होता है, मॉइस्ट कंडीशन में वो भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स व्हाई दे शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई कंडीशन। तो इसको भी और जिलेटिन को भी ड्राई कंडीशन में मीन्स मॉइस्चर फ्री कंडीशन में स्टोर करना होता है। तो स्टेबल इन ड्राई है बट एब्जॉर्ब्स बट डिटोरियोरेट। जिलेटिन भी यही करता है, जिलेटिन भी डिटोरियोरेट हो जाता है बट डिटोरियोरेट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ध्यान दिया, हेंस stored in dry places, dry places। तो ये जिलेटिन के लिए भी लागू होता है, ध्यान दीजिएगा, जिलेटिन और केसिन दोनों के लिए लागू होता है। कलर जो है इसके केसिन के कलर ये या तो व्हाइट होंगे या स्लाइटली येलो, स्लाइटली येलो, व्हाइट या स्लाइटली येलो। तो ध्यान दीजिएगा जिलेटिन में भी मैं लिखा था अम्बर कलर और फेंट येलो, तो ये व्हाइट और स्लाइटली येलो। ऑर्डर एंड टेस्ट, इसमें जिलेटिन में तो स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक था, इसमें ऑर्डर एंड टेस्ट नथिंग। ठीक है, दे आर ऑर्डरलेस टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी तो ये भी आपको इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये केसिन जो है वो आपको इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो केसिन जो है क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, सो इट इज ए फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन कंटेन फॉस्फोरस एंड सल्फर। ध्यान दीजिएगा केसिन में फॉस्फोरस और सल्फर दोनों पाए जाते हैं। फॉस्फोप्रोटीन तो नाम से ही क्लियर है कि फॉस्फोर है इसमें, लेकिन सल्फर भी, फॉस्फोरस के अलावा सल्फर भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, और केसिन जो है इसको कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड हो। बाकी अमाइनो एसिड हो या ना हो से नहीं मतलब है। ध्यान दीजिएगा नेचुरल प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, तो इसमें ओनली 15 अमाइनो एसिड पाया जाता है, लेकिन 15 में एसेंशियल वाला सभी 9 पाया जाता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड इससे ज्यादा जिलेटिन में पाया जाता है, लेकिन उसमें एक एसेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान नहीं था,
इसमें 15 ही अमीनो एसिड, 20 में से 15 ही पाए जाते हैं, लेकिन इसेंशियल वाले जो 9 है वो सभी पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। सो इट इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट प्रोटीन because it contains all 9 essential amino acids, because it contains all 9 essential amino acids। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसका केमिकल हो गया, यूज देख लीजिए। सो इट इज यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट, एज ए फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है। उसके बाद एज एन इमल्सिफायर के रूप में, इमल्सिफायर के रूप में केसिन का यूज होता है। उसके बाद एज ए बेस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ proteolytic enzymes, as a base for the standardization of proteolytic enzymes के लिए केसिन का